जो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का प्रैक्टिस पेपर। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। ये जितने भी आपके प्रैक्टिस पेपर है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वो सेम इन्हीं प्रैक्टिस पेपर की तरह रहने वाला है। आपका जो प्रैक्टिस पेपर है इसमें जो क्वेश्चन है, उम्मीद है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज़ उठ के आपके एग्जाम में आ जाए। तो इन सब क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए और एग्जाम के लिए तैयार कीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं इसका सेक्शन ए। सेक्शन ए, यहाँ पर आप इसको जितने भी आपके सामान्य निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए। जिसमें पहला पॉइंट है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड क्रमशः अ, ब और स है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। खंड बा में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के प्रकार है और खंड सा में योग्यता आधारित प्रश्न है। ये हमने पढ़ लिया। ये सेम चीज़ इंग्लिश में भी यही लिखी है। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन सेक्शन ए पे, जिसमें आपके हैं सबसे पहला जो फर्स्ट है उसके अंदर आपसे उसके पॉइंट बने। तो सबसे पहले आपका हैजा एक डैश के कारण होता है। तो यहाँ पूछा है कि हैजा किसके कारण होता है। हैजा जो होता है वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपका जो पहला आंसर होगा आप वहाँ पर लिखेंगे। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पर, जीवाणु। जीवाणु जीवाणु के कारण होता है यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको बताना है सही या गलत। तो यहाँ पर आंसर आएगा गलत, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक अलग चीज़ है और शर्करा को अल्कोहल में बदलना एक अलग चीज़ है। यहाँ पर जो प्रोसेस होना चाहिए था वो किण्वन होना चाहिए था, पर वो नहीं है। पर यहाँ पर जो प्रोसेस है वो दिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कि गलत है आपका। फिर इसका अथवा वाला, और ये ध्यान रखना बच्चों कि आपको दोनों में से एक ही करना होता है, या तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर आप सेकंड। मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा कीट है। तो इसका जो मलेरिया जो पैदा करता है उस कीट का नाम है मादा एनाफिलीज। क्या है बच्चों, मादा एनाफिलीज इसका सही आंसर। उसके बाद है इसका पॉइंट थ्री में आपसे पूछा गया है, यदि गति, गति का मतलब स्पीड, यदि गति के विपरीत बल लगाया जाए तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि आप कहीं से साइकिल चलाकर आ रहे हैं, ठीक है, आप चलाकर आ रहे हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और आप इस तरफ से आ रहे हैं और वस्तु के विपरीत यानी कि आप उसके अपोजिट, सामने ना अपोजिट है, तो जैसे ही आएगा आप उसको रोक दोगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो उसकी जो गति क्या होगी, कम हो जाएगी। गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप आंसर लिखोगे गति कम हो जाएगी यानी कि स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद है वातावरण को परिभाषित करें। इंग्लिश में डिफाइन एटमॉस्फेयर। वातावरण को परिभाषित करने का मतलब है ऐसी जो चीज़ आपको चारों ओर से घेरे हुए, जो आपको ढके हुए, वायु की जितनी मात्रा आपको चारों ओर से कवर किए हुए एक ब्लैंकेट बनाती है, आपको कवर करती है, आपको एनवलप कर रखा है, वो पूरी चीज़ क्या कहलाती है, आपका वातावरण कहलाता है। यानी कि वायुमंडल हमें चादर की तरह, कंबल की तरह चारों ओर से घेरे हुए जो पूरा एरिया है वो आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण कहलाता है। उसके बाद है आपका पॉइंट 4, जिसमें आपसे पूछा गया है उस बल का नाम बताइए जिसके कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपको उस फोर्स का नाम बताना है जिसके कारण जो इस सन है इसके चारों ओर दूसरे जो प्लैनेट्स होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो इस फोर्स का नाम है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है, ग्रेविटेशन। इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स और हिंदी में इसका नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान से सुनिए, इसका नाम होता है हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद है इसका अथवा, वही आपको ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला। वस्तुओं के भार के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है। कोई भी वस्तु जो भार है उसके अंदर जो वेट होता है उसके लिए कौन सा जो फोर्स होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका आंसर होगा ग्रेविटी ऑफ फोर्स यानी कि गुरुत्व का बल। क्या होता है, गुरुत्व। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, गुरुत्व का बल यानी ग्रेविटी ऑफ फोर्स। ये बल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वहाँ टाइप नहीं हो रहा, गुरुत्व का बल। इसके बाद है आपका पॉइंट 5, जिसमें आपसे पूछा गया है सोनोरस धातुओं का वो गुण है। सोनोरस इंग्लिश में भी सोनोरस ही होता है। सोनोरस मेटल्स का वो गुण है जिससे वो क्या उत्पन्न करते हैं। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करती है यानी कि ध्वनि उत्पन्न करती है। उसके बाद है आपका पॉइंट 6, किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखे जो विद्युत की कुचालक है। कुचालक का मतलब होती है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ऐसे तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लकड़ी, प्लास्टिक, पर यहाँ पर आपसे ना स्पेशली पूछा धातुएं यानी कि मेटल्स बतानी है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो आपकी पहली मेटल होती है लेड और दूसरी है आपकी मरकरी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पारा।
ये आप हिंदी में बोलेंगे पारा, और लेड को आप लेड बोल सकते हैं, इसका मुझे हिंदी ध्यान नहीं आ रहा। उसके बाद है आपका पॉइंट 7। यहाँ पॉइंट 7 में आपको आपसे क्या पूछा गया, ट्रू और फॉल्स पूछा गया, सही या गलत। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है, यानी कि इसमें बोला गया है कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से, जब हम कॉपर जिंक सल्फेट का विलयन बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, तो वो जिंक को विस्थापित करने का मतलब डिस्प्लेस कर देता है। ऐसा नहीं होता। जब आपका जो चैप्टर 4 है आप उसमें पढ़ोगे, आपको वहाँ पर आप देखोगे, अपनी बुक का चैप्टर 4 खोलना, वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये क्या करता है। जब आपको जिंक सल्फेट के साथ हम इसको रिएक्शन कराते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट होता है आपका जो मेन जो प्रोसेस होता है, वो होता है कॉपर सल्फेट। हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करवाते हैं। ये मैंने प्लस लिखा, किसके साथ, जिंक के साथ। तो होता क्या है, आपको मिलता क्या है, आपका मिलता है जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा और कॉपर को अलग छोड़ देगा। पर यहाँ से बोला इसने जिंक को छोड़ देता, तो बात गलत होगी। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, फॉल्स। आप लिखेंगे बच्चों फॉल्स। इसके बाद है आपका अगला 8th वाला पॉइंट, जिसमें पूछा गया है धातुओं तथा अधातुओं की ऑक्साइड प्रकृति क्या है। धातु और अधातुओं की ऑक्साइड प्रकृति क्या है। जनरली क्या होते हैं, ये नेचर में क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड का मतलब वो क्या होता है, इनके ऊपर जो ऑक्सीजन क्या होता है, चढ़ जाता है। आपने देखा है धातु और ऑक्साइड, धातु और अधातु होते हैं, मेटल और नॉन मेटल होते हैं, इन पर रस्टिंग होती है। रस्टिंग का मतलब होता है इनके ऊपर क्या हो रहा है बच्चों, जंग लग रही है। कहने का मतलब यह है कि जर्नली ये अपने नेचर में क्या होते हैं, ऑक्साइड होती है। इनकी प्रकृति क्या है, ऑक्साइड प्रकृति। इनके ऊपर रस लगती है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जनरली रिएक्ट इन नेचुरली क्या करते हैं, आपके एटमोसफेयर में रिएक्ट करते आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपके वातावरण में आसानी से रिएक्शन करते ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, दोनों की धातु और अधातु दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपके नेचर में रिएक्ट करते हैं। तो आपको यही बताना था। उसके बाद है आपका 9th वन, जिसमें बना है एक बल में डैश और डैश दोनों होते हैं। एक फोर्स के अंदर क्या होता है, पुश। आप यहाँ लिखोगे पुश और पुल। एक फोर्स में पुश और पुल दोनों होता है, ये आपका सही आंसर है। फिर आपका 10th, यदि वस्तु पर लगाया गया बल, आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, उसकी गति की दिशा में है, तो वस्तु की गति कम हो जाती है। अब जैसे कि हम दोबारा से एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या करना है, अब पहले आपका दोस्त इस तरफ से साइकिल चला के आ रहा था, अब की बार आपका दोस्त इस तरफ से साइकिल चला के आ रहा है और आप यहीं पर खड़े हो। अब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, मतलब पीछे से फोर्स लगा रहे हो। अब क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी। आप जैसे आप आगे से कोई यहाँ पर कोई दौड़ के जा रहा है, पीछे से उसने और धक्का लगा तो वो और तेज भागने लगेगा। तो वो ये अगर हम सामने से लगाते हैं तो कम हो जाती है, और पीछे से लगाते हैं तो बढ़ जाती है। यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में है, यानी कि जिस तरफ वो खड़ा है उसी तरफ कोई पीछे से कोई खड़ा है उसी दिशा में, तो क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ लिखा है कम हो जाएगी, तो आंसर फिर से गलत हो गया, तो आंसर आएगा गलत का फॉल्स, सही आंसर है। इसके बाद 11, रस्सा कस्सी के पक्ष में, एक रस्सा कस्सी का पक्ष होता है। रस्सा कस्सी का पक्ष आप जानते होंगे, ऐसे करके रस्सी खींचते हैं, यहाँ बीच में यहाँ पर कुछ प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स होते हैं, और वो रस्सा कस्सी का गेम करते हैं। रस्सा कस्सी कहाँ गया, रस्सा कस्सी के पक्ष में एक 10 न्यूटन बल और बी 10 न्यूटन बल, तो बताना है किसकी तरफ घूमेगी। ये रस्सा कस्सी है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं। तो अब बताना किस तरफ रस्सी घूमेगी, इस तरफ रस्सी घूमेगी कि इस तरफ। तो जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा रस्सी उसी तरफ घूमेगी। इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स है, इस तरफ 8 न्यूटन फोर्स है, तो किस तरफ घूमेगी, इस तरफ। ये होगा आपका सही आंसर। क्या घर्षण बल वायु में गतिवान सभी वस्तुओं पर कार्य करता है। घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन फोर्स। क्या फ्रिक्शन फोर्स सभी चीज़ों पे लग रहा है, तो आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सही। यहाँ पर सभी चीज़ों पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। आई होप आपको सेक्शन ए समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम करेंगे सेक्शन बी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।